रिटेल इन्वेस्टर का ट्रैप होने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण क्या है, वो ना मतलब जैसे देखो, अगर आपने कोई फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी सिलेक्ट किया, अच्छे लेवल के ऊपर बाय करके रख लिया, एंड फिर बड़ा टाइम हो गया उसको, कंपनी को जगह पे खड़ी रही वो कंपनी, उसका शेयर प्राइस बढ़ नहीं रहा, फिर आपके साइड से ना एक कंपनी निकलती है, छोटी सी कंपनी होती है, 5-6 रुपये शेयर प्राइस होता है, फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं होती उस कंपनी के, बट 5-6 रुपये शेयर प्राइस होता है उस कंपनी का, और 6 से 12 तक चली जाती है 1-2 महीने के अंदर। आप देखते हो कि दूसरे लोग डबल पैसा कर रहे हैं और मैं यही का यही खड़ा, फिर आप क्या करते हो, उसको 10 रुपए के ऊपर उस कंपनी को बाय कर लेते हो, आपको लगता है ये कंपनी बढ़ जाएगी। तो ये फीलिंग है ना, इसको आपको निकालना पड़ेगा। ये कैसे निकलेगी? आपको अपने इमोशंस के ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको साइकोलॉजी के ऊपर काम करना पड़ेगा, ये जरूरी है। बहुत से रिटेल निवेशक इस चीज को लेकर ट्रैप हो जाते हैं। मैंने कई बार ये केसेस सुने हैं, कई लोगों से बात की है, तो ये प्रॉब्लम हुई है उनके साथ। उन्होंने कहा कि आइडिया 4 रुपये से 8 रुपये 10 रुपये हो गया, एंड फिर उन्होंने मतलब वो अचानक से 11-12 रुपये बाय कर लिया, और फिर वो लोग ऊपर में जाके ट्रैप हो गए, फिर उनका रेट कभी आया ही नहीं, राइट। ये क्या है? आप अपनी स्टडी के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहे हो, आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है आपकी स्टडी के ऊपर। आप देखो, फंडामेंटल जिस कंपनी की भी स्ट्रांग है, जिसका बिजनेस स्ट्रांग है, देखो बिजनेस आपको शेयर प्राइस दिखाई देगा, मतलब शेयर प्राइस का जो मूवमेंट है ना, वो बिजनेस के हिसाब से दिखाई देगा, आपको कभी ना कभी दिखाई देगा, बट दिखाई पक्का देगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। ये फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज एक कमजोर हाथों से निकलती कैसे है पता है? वो लोग ना एक कंपनी को 10-12 महीने तक एक ही जगह पे रखते हैं, साल में सिर्फ 2 महीने चलती है वो कंपनी, और 2 महीने के अंदर डबल हो जाती है, बाकी 10 महीने वो टाइम पास करती रहती है। उसी टाइम पास के दौरान आपके पड़ोस से कुछ कंपनीज निकल जाती है, आप वहाँ यहाँ से निकल के वहाँ घुस जाते हो, फिर आप यहाँ वहाँ घूमते रहते हो, और फिर प्रॉब्लम हो जाती है। आप देखते हो कि जब आपने उस जिस कंपनी को भी आपने बाय करके रखा था, वो कंपनी ऑलरेडी डबल हो गई है 1 साल के अंदर। फिर आप देखते हो, अरे यार मैं फालतू में निकल गया, वो ये ऐसा वैसा। बट ये क्या है? इसको फोमो कहते हैं, कि मतलब चढ़ते हुए मार्केट को जाके बाय कर लो, ऊपर में जाके बाय कर लो टॉप पे। सेंस ही नहीं है कुछ, ऊपर में जाके आपने बाय कर लिया। आपको क्या करना है मार्केट में? सस्ता खरीदो ऊपर बेचो, सस्ता खरीदो ऊपर बेचो, बिजनेस को खरीदो, बिजनेस की वैल्यू देखो आप, ठीक है ना। तो यहां मार खा जाता है रिटेल इन्वेस्टर, क्योंकि मैं भी रिटेल इन्वेस्टर ही हूं, बट देखो ये नॉलेज की बात है। मैंने मतलब कई केसेस ऐसे सुने हैं कि उन्होंने, क्योंकि आइडिया 2 से लेके 10 हो गया तो हम उसको बाय करेंगे। ये कोई लॉजिक हुआ क्या बाय करने का? कोई लॉजिक नहीं हुआ, और बहुत जल्दी ये ट्रैप हो जाते हैं फिर इसके चक्कर में, क्योंकि ये ऐसे स्टॉक्स में ना ऑपरेटर ज्यादा एक्टिव रहता है, हमेशा बड़ा पैसा हमेशा एक्टिव रहता है। आप देखो, टेक्निकल एनालिसिस आप कब करोगे? वॉल्यूम आएगा आप अंदर। अगर 2 रुपए के अंदर किसी ने अचानक से एक ही दिन में बहुत सारे शेयर्स उठा लिए, तो स्टॉक तो ऊपर जाने ही वाला है। जब स्टॉक ऊपर जाएगा तो रिटेल लोग अंदर घुसेंगे, क्योंकि उनको लग रहा है ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, वाह 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 वाह, क्योंकि आइडिया और यस बैंक का तो क्रेज वैसे ही बहुत अच्छा है मार्केट में। जेपी पावर हो गया, वो सुजलॉन हो गया, ऐसे स्टॉक्स का ऐसा पागलपन छाया हुआ है पब्लिक के ऊपर, क्या बताएं। वैसे उस कंपनी में कुछ है नहीं। तो ये फिर वो भी चाहते हैं, मतलब कुछ लोग वहां से पैसा डबल करते हैं ना, बताते हैं अपने दोस्त कि मेरा पैसा डबल हुआ इस स्टॉक के अंदर, मैंने 7 में खरीदा, 14 तक गया है अभी। तो जब वो स्टॉक 10 पे आता है तो हम लोग बाय कर देते हैं, क्योंकि इधर जो कंपनी हमने स्ट्रांग कंपनी सिलेक्ट की थी वो तो चल नहीं रही है ना, तो इधर पार करके इधर पैसा डबल कर देते हैं। इसके चक्कर में ट्रैप हो जाते हैं बहुत सारे इन्वेस्टर्स। तो इसको आपको समझना पड़ेगा। इसको हम कहेंगे फोमो, मतलब आपको लग रहा है कुछ कहीं मिस ना हो जाए, फियर ऑफ मिसिंग आउट, इसको कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। सबसे बड़ी बात क्या है इसको, मतलब ये क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि ये फोमो से छुटकारा कैसे पाए, बचे कैसे इससे। मार्केट में हमेशा अपॉर्चुनिटीज रहती हैं, तो ढूंढे कैसे अपॉर्चुनिटीज। आप देखिए, जो भी मतलब ये जो प्रॉब्लम होती है फोमो की, इसके लिए आपको खुद की साइकोलॉजी के ऊपर काम करना पड़ेगा, आपके माइंडसेट के ऊपर काम करना पड़ेगा आपको सबसे पहले, ठीक है। ये कोई नहीं कर सकता, ये आपको करना पड़ेगा, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद मैं बुक भी जैसे सजेस्ट करूंगा आपके लिए, ताकि आपका माइंडसेट के ऊपर काम हो जाए, मार्केट में किस तरह से आपको वर्क करना है, किसी साइकोलॉजी आपको रखनी है, ठीक। अब ये फोमो से बचे कैसे, मतलब मार्केट में, मैंने तो अभी कहा ना, मार्केट में हमेशा अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती है, तो वो पहचाने कैसे। उसके लिए आपको डाटा मेंटेन रखना पड़ेगा अपना, हमेशा अपनी लिस्ट रेडी रखनी पड़ेगी आपको। आप ऐसे कभी मत सोचना कि आपको अगर 10 कंपनीज मिल गई तो आप उसी में इन्वेस्ट करेंगे। हाँ बिल्कुल, अगर वो मतलब यूनिक रही तो ठीक है, कोई बात नहीं, एशियन पेंट, बजाज फाइनेंस, HDFC बैंक चलेगा, नो प्रॉब्लम। बट अगर आप सोच रहे हो कि कुछ एवरेज कंपनीज ढूंढेंगे 10
एंड उसमें इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, कभी ना कभी फंसोगे। तो आपको डाटा मेंटेन करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा मार्केट के अंदर, आपको पता होना चाहिए फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज कौन सी है मार्केट के अंदर जो भी आपकी लिस्ट में पड़ी हुई है, आपको डाटा मेंटेन रखना पड़ेगा। सेकंड चीज, जब आपके पास डाटा रहता है ना तो हमेशा अंडर वैल्यूड बिजनेस आपको मिल जाते हैं, बहुत अच्छे बिजनेस मिल जाते हैं आपको, हमेशा मिल जाते हैं, क्योंकि मार्केट हमेशा ओवर वैल्यूड नहीं रहता, पूरी कंपनीज ओवर वैल्यूड नहीं रहती। आपको सही वैल्यू की सही कंपनी आपको मिल जाएगी अगर आपके पास डाटा सही अवेलेबल हो तो, ठीक है ना। तो इससे बचिए आप, फियर ऑफ मिसिंग आउट से बचिए, मार्केट में हमेशा अपॉर्चुनिटी अवेलेबल रहेगी। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर फोकस रखिएगा कि यहाँ कहीं ट्रैप नहीं होना है हमको, ठीक है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं करंट लायबिलिटीज़ के बारे में, जो हमारी फंडामेंटल एनालिसिस की जो प्लेलिस्ट चल रही है उसके तहत हम फिर से एक बार मिले हैं। पिछले वीडियो में हमने करंट एसेट्स के बारे में डिस्कस किया था। अगर आप नए हो, पहली बार हमारे चैनल पे आए हो, पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, तो आप प्लीज़ सबसे पहले उस प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ के पूरे वीडियोस को देखिए ताकि आपको समझ में आए कि हम किस बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हम बैलेंस शीट का अगला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं जो कि है करंट लायबिलिटीज़ के बारे में। करंट एसेट में हमने पढ़ा था कि कंपनी के जो भी करंट एसेट्स हैं एक साल के, तो ये जो एक साल के अंदर कंपनी जो भी ऐसी चीज़ें जिसको कंपनी कैश में कन्वर्ट कर सकती है उसे कहेंगे हम करंट एसेट। अब करंट लायबिलिटी क्या है? एक साल के अंदर कंपनी को कितनी पेमेंट्स करनी है, कितने खर्चे भरने हैं, कितना कर्जा देना है, वापस करना है, ये करंट लायबिलिटी में आ जाएगा, है ना। तो ये करंट लायबिलिटी का केस क्या है कि मतलब अभी अगर आपके पास एसेट्स है उसके मुकाबले आपके ऊपर लायबिलिटीज कितनी है, जिम्मेदारियां कितनी है आपके ऊपर, ये है करंट लायबिलिटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट लायबिलिटीज का, बिकॉज देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको, अगर आप सपोज कहीं गए, कहीं दुकान में गए, आप चलिए आप सब्जी लेने गए, कोई राशन लेने गए, सब्जी पकड़ लेते हैं ना, नेसेसरी चीज़ है सब्जी, है ना, तो सब्जी पकड़ लेते हैं। अगर आप सब्जी खरीदने गए मार्केट में, आपके पास है 100 रुपये और आपने 150 की सब्जी खरीद ली, 50 कहाँ से दोगे? बढ़ गई आपकी लायबिलिटीज, इनरिस्पॉन्सिबल माने जाओगे आप, है ना। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। कंपनी को कितना पेमेंट करना है एक साल के अंदर, उसको कहेंगे हम करंट लायबिलिटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी कंपनी के लिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी को हम करंट लायबिलिटीज के हिसाब से कैसे एनालाइज करेंगे, मतलब क्या ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, जैसे हमने पिछले वीडियो में कहा था ना, करंट एसेट्स हमेशा करंट लायबिलिटीज से कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए करंट एसेट्स। ओके, सो करंट लायबिलिटीज जो है वो करंट एसेट्स से कम होनी चाहिए। अगर ना हो तो कैश रिजर्व प्लस करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज से हमेशा ही ज्यादा होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आपको डरना चाहिए, आपको डर लगना चाहिए, आप सोचना पड़ेगा आपको किस कंपनी में इन्वेस्ट करना भी है या नहीं। ये करंट लायबिलिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है। कल चल के ज़्यादा खर्चे बढ़ जाएंगे कंपनीज के और कंपनी के पास कैश ही नहीं रहेगा तो कहाँ से करोगे? नहीं होगा। तो वो जब मतलब ये लायबिलिटी का मतलब क्या है? जिम्मेदारियाँ, कंपनी की जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी और कंपनी के पास कैश कम होगा, कंपनी के पास पैसा कम होगा, उनके पास एसेट्स कम होगा, तो फिर परेशानी का सबब बन जाएगा कंपनी के लिए। तो आपको इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना। ये मिलेगा कहाँ आपको? सिंपल, मनी कंट्रोल में जाइए, कंपनी का नाम सर्च कीजिए, उसके बाद आप ओवरव्यू के अंदर फाइनेंशियल्स में जाइए, वहाँ बैलेंस शीट के अंदर जाइए, वहाँ आपको दिखाई देगा करंट लायबिलिटीज। हमेशा कैश रिजर्व और करंट एसेट्स दोनों को मिलाकर करंट लायबिलिटी उनसे कम होनी चाहिए। और अगर करंट एसेट्स से अगर करंट लायबिलिटी कम हो तो बहुत ही अच्छा माना जाएगा ये संकेत किसी भी कंपनी के लिए। ठीक है, आपको समझ गया होगा। ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझा, ये बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। वैसे फोमो की तरफ ध्यान दीजिएगा, है ना। ये बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझा है मैंने। मैं आपसे ऐसे ही बात कर रहा हूँ, मैं कोई ऐसा कंटेंट रेडी करके नहीं आया कि मेरे को यही बात करना है। नो, मैं यहीं पे बना रहा हूँ, यहीं पे आपको सिखा रहा हूँ, जो भी सिखा नहीं रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, सॉरी गलत वर्ड है, बट मैं जो भी कोशिश कर रहा हूँ, जो मुझे आता है, जिस तरीके से मैं सोचता हूँ, अगर आप मेरे सामने बैठे हो ऐसा मैं सोच रहा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ऐसे ऐसे कंपनी को एनालाइज करना है, तो प्लीज़ अगर हो सकता है कि मेरे वर्ड्स में कुछ उठक पटक हो रही हो बात करते टाइम, इग्नोर कीजिएगा उसको, ज्ञान की तरफ ध्यान दीजिए। नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिंपल है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा। मैं अपेक्षा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा।
अगर लगा है आप कुछ सीखने मिला आपको इस वीडियो से, लाइक कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को अगर आप नए हैं तो। अगर आपने सब्सक्राइब किया तो वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। सब्सक्राइब करने के लिए कहिए अपने फ्रेंड्स को जो इंटरेस्टेड है ऐसी स्टडीज़ में, स्टॉक मार्केट में, जो सीखना चाहते हैं कि स्टॉक्स में, शेयर मार्केट में किस तरह से काम होता है, किस तरह से सक्सेस हासिल की जा सकती है, पैसा किस तरह से बनता है, फंडामेंटली कंपनी को किस तरह से एनालाइज करना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आप सीखना चाहते हो बेसिक्स से लेकर एडवांस लेवल तक, वो भी सिंपल लैंग्वेज में, तो जुड़िए हमारे साथ और अपनी फैमिली को बढ़ाइए। अपनी और भी आगे चल के मैं फंडामेंटल सीरीज के कंप्लीट होने के बाद मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि कंपनी को एडवांस लेवल के ऊपर किस तरह से एनालाइज करना चाहिए। ये एकदम बेसिक है, इसमें कुछ नहीं है, ये बिल्कुल बेसिक है। ये सीए स्टूडेंट्स अगर कोई हैं तो उनके लिए ये वीडियो है ही नहीं, उनको ये सब मजाक लगेगा, एकदम बेसिक में है। और ये बैलेंस शीट भी शायद मेरे ख्याल से बीकॉम वालों को भी थोड़ा सा इजी जाएगा मेरे ख्याल से। तो ये सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स, इसको स्टडी करना शुरू कर दीजिए। देखिए ये सुन के मत जाइए, अगर आप सच में सीरियस हो इस लाइन में तो आपको प्रैक्टिकल करके देखना पड़ेगा। आपके पास फ़ोन है, मनी कंट्रोल का ऐप डाउनलोड कीजिए, कंपनी का नाम सर्च कीजिए, ये सारी चीज़ें देखिए। बैलेंस शीट के ऊपर जो हमने वीडियोस बनाए हैं ना, उसको आप देखिएगा। यहाँ होती है हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट। क्या पढ़ा हमने बैलेंस शीट के अंदर, अगले वीडियो में करेंगे समराइज। मैं चलता हूँ, टाटा बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना, अपनों का ध्यान रखिएगा और अपने चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और सीखते रहिए, लोगों को भी बताते रहिए, नॉलेज शेयर करते रहिए, ठीक है ना। मैं चलता हूँ, बाय बाय।